हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जो है ये जाना था कि जो आपके सेल होते हैं, ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रिक सेल होते हैं वो क्या होते हैं, उनका ईएमएफ हमने जाना था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को समझा था, साथ ही साथ इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है ये भी हमने जाना। इसके बाद हम ये देख रहे थे कि सेल को आपस में किस तरीके से संयोजित किया जाता है, जिसमें हमने जो है पिछले लेक्चर में पहला जो संयोजन देखा था वो था पार्श्वक्रम। तो पार्श्वक्रम में हमने क्या देखा था कि हम क्या करते हैं, दो सेलों को आपस में संयोजित करते हैं और इस तरीके से करते हैं कि जो पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल है वो दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से यानी धन टर्मिनल से जोड़ा जाए। इस केस में जो जो आपका विभव अंतर होगा, ठीक है, वो कितना होगा ये हमने देखा। साथ ही साथ इस कॉम्बिनेशन के लिए अगर हम किसी दूसरा एक सिंगल सेल को रिप्लेस करें तो इस केस में उस सेल का जो है इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा और रेजिस्टेंस यानी जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना होगा ये भी हमने देखा। इसके बाद मैंने आपको होमवर्क दिया था। होमवर्क में हमने क्या दिया था, मैंने आपको कि जो दो सेल है वो पार्श्वक्रम में तो जुड़े हैं, लेकिन पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने दो सेलों को आपस में जोड़ा है और पहले सेल का ईएमएफ E1 है और जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो कितना है R1, आंतरिक प्रतिरोध। इसी तरीके से दूसरा जो सेल है उसका ईएमएफ क्या है E2 और इसका आंतरिक प्रतिरोध है R2। अब इससे क्या हो रहा है, इससे करंट प्रवाहित हो रहा है। मान लीजिए इससे I करंट प्रवाहित हो रहा है। अब ये जो दो सेल है, ये जो दो सेल है, इनका जो आप देख सकते हैं जो कनेक्शन है या जो कांटेक्ट है आपस में जो है नेगेटिव टर्मिनल से ही जुड़ा। आप जानते हैं सेल के सिंबल में जो लंबी लाइन होती है वो धन टर्मिनल को दर्शाती है और जो छोटी लाइन होती है वो ऋण टर्मिनल को दर्शाती है। तो ये इस तरीके से आपस में जुड़े। अब क्योंकि ये पार्श्वक्रम में जुड़े हैं तो इन दोनों से जो करंट फ्लो करेगा वो बराबर होगा, यानी I करंट फ्लो करेगा। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये सेल है, तीन सेल है, सबसे पहले इनमें जो है पहले सेल के लिए विभव अंतर। तो पहला जो सेल लेते हैं, यानी हम ले रहे हैं पहला सेल यानी जिसका ईएमएफ E1 है, आंतरिक प्रतिरोध R1 है, तो इसका हम विभव अंतर लेते हैं। तो हम इसका विभव अंतर लेते हैं VA, ठीक है। तो आप लिखेंगे फॉर फर्स्ट सेल यानी पहले सेल के लिए पोटेंशियल जो होगा, विभव अंतर होगा आपका VAB और VAB बराबर होगा EMF माइनस IR, ठीक है, ठीक है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो आप क्या जानते हैं कि जो सेल है, सेल के अक्रॉस जो विभव अंतर होगा वो क्या होगा, उस सेल का ईएमएफ, ठीक है, उस सेल का ईएमएफ आप ये जानते हैं। ईएमएफ क्या होता है, जब हम सेल को किसी भी जो है कोई भी सर्किट है उससे जोड़ते नहीं, यानी उससे जब करंट फ्लो नहीं करता तो उस समय जो उसका विभव अंतर होता है या उसकी जो वोल्टेज होती है उसको हम ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। तो E1 माइनस IR1 क्या है, I क्या है, करंट, ठीक है। पहले सेल से करंट कितना फ्लो करा, I, ठीक है, और इनटू R1 क्या है, रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध। और ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि V बराबर E माइनस IR फॉर्मूला हमने देखा था, जिसमें हमने क्या देखा था कि EMF से अगर हम करंट को फ्लो कर दें, ठीक है, करंट और रेजिस्टेंस, तो ये करंट और जब आप रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, आपका वोल्टेज आता है या जो है आपका विभव अंतर। तो जब आप इसका आंतरिक जो सेल है, सेल के आंतरिक रेजिस्टेंस जो है उसके कारण जो वहाँ पे विभव अंतर उत्पन्न होता है उसको अगर आप
ईएमएफ से माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेल के अक्रॉस वोल्टेज यानी इसका विभव अंतर। तो VAB बराबर हो जाएगा E1 माइनस IR। अब इसी तरीके से फॉर सेकेंड सेल, दूसरे सेल के लिए, दूसरे सेल के क्रॉस विभव अंतर क्या होगा, बी और सी के क्रॉस यानी VBC बराबर, इसका ईएमएफ कितना है E2 माइनस, इसका आंतरिक प्रतिरोध है R2 और I करंट फ्लो कर रही है तो IR2। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन है, सेल की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, यानी करंट की जो फ्लो की डायरेक्शन है बेसिकली वो कैसी है, प्लस से माइनस। और सेल किस तरीके से जुड़ा है, सेल का नेगेटिव टर्मिनल जो पहले सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा, तो इस कारण यहाँ पे जो आपका ईएमएफ होगा वो नेगेटिव में हो। ठीक है, तो ईएमएफ आपका किसमें होगा, नेगेटिव में होगा, तो माइनस E2 माइनस IR2। ठीक है, तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें ये जो सेल है, ठीक है, ये सेल का कॉम्बिनेशन है, इसके अक्रॉस जो है आपको विद्युत विभव निकालना है या विभव अंतर निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप लिखेंगे पोटेंशियल difference across the combination of cell। ठीक है, यानी सेलों के संयोजन के कारण विभव अंतर। ठीक है, विभव अंतर तो कितना आएगा, VAC। अब जो ये विभव अंतर होगा, जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, AC जो विभव अंतर है, यहाँ पे जो इस कॉम्बिनेशन के कारण क्या होगा विभव अंतर, VAC बराबर VAB प्लस VBC। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब आप इनकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, E1 माइनस IR1 प्लस माइनस E2 माइनस IR2, यानी E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2। तो E1 माइनस E2 को आप एक साथ ले लेंगे, माइनस IR1 और माइनस IR2 को एक साथ, क्या हो जाएगा आपका E1 माइनस E2 माइनस I कॉमन आ जाएगा तो अंदर आ जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया VAC। तो ये आपका VAC का कुछ इस तरीके से आ गया है। ठीक है, ये आया है VAC बराबर E1 माइनस E2 माइनस I इंटू R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब यहाँ पे जो है, अगर हम इसको यानी जो आपका ये कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को अगर हम एक सिंगल सेल से रिप्लेस कर दे, ठीक है, जिसका विभव अंतर इक्विवेलेंट है और आंतरिक प्रतिरोध भी इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे इक्विवेलेंट कितना आएगा, यहाँ पे आपका जो इक्विवेलेंट है वो आएगा E1 माइनस E2 और R इक्विवेलेंट आएगा आपका R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये आपका इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका जो है ये कॉम्बिनेशन जो है, इस कॉम्बिनेशन के कारण जो है वोल्टेज या विभव अंतर का मान। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप इसे नोट करें।
हैं अगले कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने दो सेलों को संयोजित किया है लेकिन समानांतर यानी पैरेलल। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं कि जब भी हम किसी दो जो भी आपके सेल हैं उनको अगर हम समानांतर रूप से जोड़ते हैं तो इसका अर्थ है कि सेलों का यानी दोनों सेल का एक टर्मिनल आपस में जोड़ा जाता है और दोनों सेल का जो दूसरा टर्मिनल है उन्हें आपस में जोड़ा जाता है। यानी इस केस में आप देख सकते हैं कि पहले सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के धन टर्मिनल से जोड़ा गया है। इसी तरीके से पहले सेल का ऋण टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ा गया। ठीक है, तो ये आपस में जोड़े। अब इसमें या जो ये कॉम्बिनेशन है इसमें आपको एक बात का ध्यान क्या रखना है, ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है। जब भी हम क्या करते हैं, कुछ भी आपके पास रजिस्टर है, आपके पास सेल है, उनको आपस में जो है पैरेलली जोड़ते हैं, समानांतर रूप से जोड़ते हैं, तो क्या होता है दोनों के दोनों जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, चाहे रजिस्टर है चाहे सेल है, तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है वो सेम है। यानी इस केस में पहले सेल और दूसरे सेल के अक्रॉस जो भी विभव अंतर होगा वो बराबर होगा, v होगा। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान लेके इसको सॉल्व करना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि ये क्या है आपस में पैरेलली जुड़े हैं तो करंट फ्लो करेगा। जब करंट फ्लो करेगा तो जब ये जंक्शन B2 पे पहुंचेगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जंक्शन B2, यहाँ पे पहुंचेगा तो क्या होगा, ये जो करंट है, ये जो धारा है, ये स्प्लिट हो जाएगी। ये स्प्लिट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर, ठीक है, ये C पॉइंट है, ये B2 है, ये B1 है और ये आपका A बिंदु। अब करंट C बिंदु की तरफ से आ रहा है। अब जैसे ही वो B2 जो है जंक्शन पे पहुंचेगा तो क्या होगा, जो करंट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, ब्रांचेस बन गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगी इसे हम I1 ले लेते हैं और जो ये नीचे दूसरे सेल की तरफ जो करंट फ्लो करेगी उसे हम I2 ले लेते हैं। ठीक है, अब ये इन सेलों से पास होगी, सेलों से पास होने के बाद A जो आपका ये बिंदु है, कौन सा बिंदु है, B1 बिंदु, यहाँ पे ये दोनों करंट मिल जाएगी। ठीक है, मिलने के बाद क्या बना देंगी, I, करंट I बना दें। तो क्या हुआ, करंट आया C बिंदु की तरफ से आ रहा है, B में क्या हुआ, स्प्लिट हो गया। ठीक है, बट गया, I1 ऊपर चला गया, I2 नीचे आ गया। फिर ये क्या हुआ, फिर ये पास हुआ और फिर ये इस B1 पॉइंट पे पहुंचा और यहाँ पे दोनों करंट आपस में मिल गए और क्या बन गया, वापस I। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है और यहाँ पे मिल रहा है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले सेल और दूसरे सेल को जो है इन दोनों का विभव अंतर निकाल। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप ये लिखेंगे कि जो करंट I है, ठीक है, वो बराबर होगा I1 प्लस I2 के। ठीक है, ये होगा आपका बराबर I1 I2। आप लिखेंगे इन द सर्किट I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ये आपका हो गया पहला समीकरण यानी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम निकालते हैं, अभी हम निकालते हैं पहले सेल के लिए विभव अंतर। तो आप लिखेंगे फॉर फर्स्ट सेल, यानी फर्स्ट सेल के लिए जो विभव अंतर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो होगा आपका V B1 B2। ठीक है, V B1 B2। ठीक है, सेल का ईएमएफ कितना है, E1, आंतरिक प्रतिरोध कितना है, R1। ठीक है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, I। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला लग जाएगा
E1 माइनस I1 R। इसको आप लिख सकते हैं, आप इसे इसी तरीके से छोड़ दें, ठीक है। इसके बाद फॉर सेकेंड सेल, तो यहाँ पे भी जो आपका विभव अंतर होगा वो V1 VB1 V2 होगा, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा आपका, सेल का ईएमएफ कितना है E2, आंतरिक प्रतिरोध कितना है R2, करंट कितना फ्लो कर रहा है I2, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा E2 माइनस I2 R2, ये तीसरी इक्वेशन होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका आप लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, अब साथ साथ लिखते रहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल 1 इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल 2, यानी सेल फर्स्ट का विभव अंतर सेल सेकंड के विभव अंतर के बराबर है या विद्युत विभव के बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, आपस में क्या है, बराबर, जो है पहला सेल और दूसरा सेल दोनों का विभव अंतर बराबर है, और इसको हम कितना ले लेते हैं, इसको हम बराबर ले लेते हैं V के, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया, ठीक है, आप लिखेंगे इक्वेशन 2 and 3 becomes V equals to E1 minus I1 R1, और क्या हो जाएगा, एंड V equals to E2 minus I2 R2, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप क्या करेंगे, I की रिस्पेक्ट में लेंगे, यानी I1 और I2 की रिस्पेक्ट, ठीक है। पहली इक्वेशन I1 की रिस्पेक्ट में, दूसरी इक्वेशन I2 की रिस्पेक्ट में। तो पहली इक्वेशन हो जाएगी आपकी V इक्वल्स टू E1 माइनस I R1 है, ठीक है, I1 R1 है, तो आप क्या करेंगे, इसको इधर ले जा लेंगे, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा I1 R1 इक्वल्स टू E1 माइनस V। तो यहाँ पे I1 आ जाएगा E1 माइनस V अपॉन R1, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरा है V इक्वल्स टू E2 माइनस I2 R2, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका I2 R2 बराबर E2 माइनस V, यानी I2 बराबर E2 माइनस V बाय R2, ठीक है। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई यहाँ पे, ठीक है। इसे आप नाम देंगे इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5। अब आपको क्या करना है, I1 और I2 का मान जो है वो पहले समीकरण यानी इक्वेशन 1 में, तो आप लिखेंगे पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ I1 and I2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, I1 और I2 का मान रख देंगे, ठीक है। तो I हो जाएगा आपका I बराबर, I1 कितना है, I1 है E1 माइनस V अपॉन R1,
I2 है E2 माइनस V अपॉन R2। ठीक है, तो आपका I कुछ इस तरीके से आएगा। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे R1 R2। ठीक है, R2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा R2 E1 माइनस V, और R1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा R1 E2 माइनस V। ठीक है, अब आप इसे खोलेंगे I इक्वल्स टू R2 या E1 R2 माइनस V R2 प्लस E2 R1 माइनस V R1 अपॉन R1 R2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, E1 R2 और E2 R1 को एक साइड ले लेंगे, V R2 और V R1 को एक साइड। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, I इक्वल्स टू हो जाएगा आपका E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V R1 माइनस V R2 अपॉन R1 R2। ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है E1 R2 प्लस E2 R1 को एक साथ ले लेंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आप माइनस को कॉमन ले सकते हैं ब्रैकेट, और आप V भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, V भी बाहर आ जाएगा, अंदर रहेगा R1 प्लस R2 बाय R1 R2। ठीक है, तो I बराबर हुआ E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस बाहर आ जाएगा V बाहर आ जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो सेल का कॉम्बिनेशन है उसके क्रॉस हमें वोल्टेज निकालना, यानी विभव अंतर निकालना। तो यानी यहाँ पे हमें किसका मान निकालना है, V का मान निकालना है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे इस इक्वेशन में हम V का मान निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, हम ये जो टर्म है इसे इधर ले आते हैं, और ये जो I है ये आपका इधर आ जाए। समझ में आया आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये पूरी टर्म हम उठा के यहाँ ले आते हैं, यानी माइनस आपका इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा आपका प्लस, आपका होगा प्लस V R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस I। तो इस तरीके से आपकी इक्वेशन आ जाए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे आप क्या चाहते हैं, V चाहते हैं। तो आप ये जो टर्म है R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, इसको आप यहाँ राइट में लेके जाए। तो बेसिकली यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो यहाँ के आप क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर। ठीक है, तो ये इधर जाएगी टर्म, तो ये हो जाएगा V बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। ये हो जाएगा आपका, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ मल्टीप्लाई होगा माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो V आ जाएगा, V बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये क्या आ गया, V आ गया। ठीक है, तो ये आपका V बेसिकली क्या है, आपका V आपका जो है V V1 V2। ठीक है, तो V का मान आपका इस तरीके से, अब ये आपका V का मान आ गया है। ठीक है, अब हम क्या बात करते हैं, अगर हम इस कॉम्बिनेशन को, ये जो कॉम्बिनेशन है इसे अगर हम एक सिंगल सेल से रिप्लेस करते हैं, यानी इस कॉम्बिनेशन की जगह एक सेल लगा देते हैं जिसका EMF EQ
है यानी इक्विवेलेंट, और रेजिस्टेंस जो है वो R EQ है। अगर हम ये रख दे तो आप ये जानते हैं कि इस केस में जो वोल्टेज होगा वो आपका होगा V बराबर E इक्वी माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट, ये होगा। तो E इक्विवेलेंट जो है वो है E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट है R1R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो E इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये आपका इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। अगर आप इसे एक सिंगल सेल से रिप्लेस करते हैं तो ये आपकी E और R की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और आपका जो विभव अंतर है यानी वोल्टेज है इस कॉम्बिनेशन में कुछ इस तरीके से। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसे नोट कर। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे जो दोनों सेल है उनका ईएमएफ बराबर है यानी ई है, और दोनों का आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस भी बराबर है यानी आर, यानी कि तो ये हमारा इक्वी और आर इक्विवेलेंट आया है। अब अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो सेल का कॉम्बिनेशन है वो इस तरीके से है कि दोनों सेल का जो ईएमएफ है वो ई है और रेजिस्टेंस आर। ठीक है, तो हमारा कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से है। ये आपका पॉइंट सी है, ये ए है, ये आपका B1 है, ये आपका B2 है, और अब दोनों का जो है ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आर, आंतरिक प्रतिरोध आर। तो इस केस में अगर हम जो है जो हमारा इक्विवेलेंट जो हमारा सेल होगा, यानी अगर हम इस कॉम्बिनेशन की जगह एक सेल को रखें तो यहाँ पे जो इक्वी और आर इक्विवेलेंट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। आपका ई इक्विवेलेंट क्या है, E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ पे आपका जो ई इक्विवेलेंट आएगा E1 कितना है, E है। ठीक है, फर्स्ट सेल के लिए जो ईएमएफ है वो E है, और R2 यानी दूसरे सेल के लिए रेजिस्टेंस कितना है, R, प्लस दूसरे सेल का ईएमएफ E है तो आपका E आ जाएगा। जो E2 है, यहाँ पे E2 की वैल्यू क्या है, E है। इसी तरीके से R1 की वैल्यू क्या है, R है, अपॉन R1 प्लस R2 यानी R प्लस R। तो ये हो जाएगा आपका 2ER अपॉन R प्लस R, R हो जाएगा 2R। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, R से R कैंसिल, यानी E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E के बराबर। ठीक है, यानी जो हमारा इक्विवेलेंट जो है सेल होगा उसका जो ईएमएफ है वो एक इन दोनों में से जो ये सेल है इनका जो ईएमएफ है उसके बराबर होगा, क्योंकि दोनों का क्या है, ईएमएफ सेम है, ई। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर इक्विवेलेंट की। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आई है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो R1 और R2 दोनों जो आपके सेल है दोनों के लिए आंतरिक प्रतिरोध R है, तो ये R इंटू R हो जाएगा। और नीचे होगा आपका R1 प्लस R2 यानी R प्लस R। तो ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर बाय R प्लस R 2R यानी R बाय 2। तो ये आपका R इक्विवेलेंट। ठीक है, R इक्विवेलेंट R बाय 2, E इक्विवेलेंट E R। ठीक है, तो आप इसे इस तरीके से इसको सॉल्व, ठीक है, आप इसे नोट करें।
बच्चों, आज हमने जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को पढ़ा, यानी जब आप सेल का संयोजन करते हैं पार्श्व रूप में और जो है समानांतर रूप में, तो इस कॉम्बिनेशन के कारण, इस संयोजन के कारण बी का मान क्या होता है, ये हमने देखा। साथ ही साथ इन संयोजनों में अगर हम इसको एक सिंगल सेल के साथ रिप्लेस करें तो इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, यानी उस सेल का जो ईएमएफ है और रेजिस्टेंस है उसका मान क्या होगा, ये भी हमने देखा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपको इस टॉपिक को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और जितना आपको पढ़ाया गया है उसे रिवाइज करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस